चलिए, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। एक बात जीवन में याद रखो बेटा, समय बर्बाद मत किया करो। यदि कभी कभी ऐसे मौके आते, जैसे आपके स्टूडेंट बहुत कम आ पाए थे, आपको आधा घंटा का मौका मिला, तो उसमें रीडिंग किया करो, क्योंकि आप यहाँ पर गप्पे करने नहीं आए हैं, आप एक एग्जाम को ध्येय में रख करके आए हैं। तो पहले ही मैंने आपको कहा कि जहां जो मौका मिलता है उसको यूटिलाइज करो। आप उसे बर्बादी का साधन मत बनाओ। अगर कहीं क्लास लेट हो रही है तो उसको यूज करोगे, यार चलो हम इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। जो अनपढ़ गवार होते हैं उनके लिए क्लास लेट हो जाती है, और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक और मौका मिल जाता है। समझ में आ रही बात? चलिए, और आगे से एक बात याद रखिए, आपके पास देखिए अब लगभग मान लें जुलाई शुरू हो चुका है। जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर है। नवंबर में आपका एग्जाम है, और नवंबर के बाद लगातार आपके एग्जाम है। तो हमारा कहना यह है कि 4 महीने का टाइम है, युद्ध स्तर पर तैयारी करो। मैंने आपसे कहा था कि संविधान सबसे ज्यादा पेपर में आता है, कहा था? हाँ है ना? अभी हमने केवल अर्थव्यवस्था पढ़ा है ना? आपका जीके में कौन सा पॉइंट निपटा हुआ है? हाँ है ना? जोरदार आवाज नहीं बढ़ना, आज पढ़ना है। हम सेकंड पढ़ रहे हैं क्या? ओके। अब ये पीएससी के पेपर में देखेंगे, हिस्ट्री बहुत आई है, संविधान बहुत आया है, ज्योग्राफी बहुत आई है। और यही हम आपसे बार बार कहते आ रहे हैं, जब से आपका बेस लगा। कहा हमने आपसे, आपको हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अगर एसआई और पटवारी का एग्जाम निकालना, हिंदी 1, संविधान 2, हिस्ट्री 3, अर्थव्यवस्था 4, ज्योग्राफी 5। ये बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जिन्हें आपको सबसे पहले कवर करना है। चलिए, अब आते हैं हम संविधान का भाग 4 हम पढ़ चुके थे। हमें मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने, और मजा नहीं आएगा तो निश्चित तौर पर हम क्लास नहीं लेंगे हम। हाँ, याद रखना, क्योंकि हम मजदूरी बिल्कुल नहीं करते, पता है ना आपको। चलिए, मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व तो ठीक है। अब देखें बहुत ध्यान से, अब एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, तो ठीक है। हम आ गए हैं भाग 5 पर। कहां आ गए हैं? और अब भाग 5 में है केंद्र की राज्य व्यवस्था। केंद्र की, तो जरा हम पहले आउटलाइन डाल लें, दिमाग में डाल लें। हालांकि ये चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बारीकी से समझा दें। हमने आपको बताया हुआ है कि सरकारें 2 प्रकार की होती हैं, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। कौन कौन? अरे क्लियर है? अब देखिए, ये मान लेते हैं कि हमारा ओवरऑल पूरा भारत है। अब भारत को हमने क्या किया, सीमांकन, परिसीमन करके छोटे छोटे एरियाज में बांट लिया चुनाव कराने के लिए। तो चुनाव कराने के लिए छोटे छोटे एरिया में बांटा, और 2 तरीके की हमने सभाएं चुनी। एक का नाम था लोकसभा और एक का नाम था राज्यसभा। हाँ या ना? एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? अच्छा, इन दोनों के ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? और ये तीनों मिलकर के, नहीं, ये तीनों मिलकर के विधान बनाते हैं। विधान बनाते हैं इन द सेंस संविधान बनाते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं विधायिका। क्या कहलाते हैं? तो ये विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आएगा? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्र, और इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं संसद। क्या कहते हैं? देखिए, ये पूरा तीनों मिलकर कहलाते हैं संसद, और जो आदमी है वो कहलाता है सांसद। जो इसका सदस्य है वो कहलाता है सांसद, और ये पूरी तीनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? संसद। तो संसद तीनों से मिलकर बनती है, लोकसभा धन, राज्यसभा धन। और ये बार बार हम आपको बता चुके हैं कि संविधान बनाना और संविधान संशोधन करना किनका काम है? संसद का काम है। पता है ना आपको? अब संशोधन कैसे होता है? पहले बात यहां उठती है, 2/3 से बात होती है, कहां जाती है? हाँ या ना?
या यहां उठती है 2/3 से यहां जाती है, और जब दोनों में 2/3 से पास हो जाती है तो कहां जाती है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। अच्छा, मान के चले इसने बात उठाई और 2/3 से पास नहीं हुई तो यही समाप्त हो जाएगी। अगर यहां पास हो गई लेकिन 2/3 से यहां फेल होगी तो भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगा कि एक सदन ने हां कहा था, एक सदन ने ना कह दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? दोनों सदनों को एक ही कमरे में बुलाएगा। दोनों सदनों को, समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो अब इनका एक ही बैठक होगी, ये किस पर निर्भर करेगी? अरे क्लियर है? सो ये हो गई विधायिका। क्या हो गई? अब बात आती है, दूसरा अंग आता है कार्यपालिका। क्या आता है? कार्यपालिका का मतलब है सरकार। क्या है? तो सरकार का मतलब है मंत्रिमंडल। क्या है? समझ में आ गई बात? कार्यपालिका यानी जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो चलाते हैं, जो रियल में जिनके ऑर्डर चलते हैं। अब यहां पर जब लोकसभा, अच्छा ये राज्यसभा के लोग डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बताया था हमने। राज्यसभा के लोग जो राज्यों में आपकी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभा के लोग वोट डालते हैं, जनता वोट नहीं डालती। और ये ना इकट्ठे चुने जाते हैं ना इकट्ठे समाप्त होते हैं, इसलिए ये स्थायी सदन कहलाता है। इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, 1/3 फिर आ जाते हैं, अगले साल 1/3 जाते हैं, फिर आ जाते हैं। सुन रहे हो? जबकि इसके सदस्य एक साथ चुने जाते हैं और एक साथ रिटायर होते हैं। तो ये सदन हर 5 साल में चुना जाता है। समझ में आ रही बात? अब देखें, जब ये चुना जाता है तो इसमें जिस दल के लोग, चाहे बीजेपी के, चाहे कांग्रेस के, चाहे आम आदमी पार्टी के, चाहे साइकिल वाले, चाहे दिया लालटेन वाले, जिसके लोग ज्यादा आते हैं उनकी लिस्ट जाती है कहां? राष्ट्रपति के पास। तो जिनका बहुमत होता है, राष्ट्रपति उसके उस दल को आमंत्रित करता है कि आइए अपना मंत्रिमंडल बनाइए। क्या बनाइए? अब मंत्रिमंडल का ही दूसरा नाम है सरकार। क्या नाम है? हमने सुना होगा कि बीजेपी की सरकार है। यहां बीजेपी की सरकार है का मतलब है बीजेपी के लोग ही मंत्री हैं। देखिए, अब सारे बीजेपी के लोग तो मंत्री बन नहीं सकते। पता चला बीजेपी के 250 लोग जीत कर गए तो 250 लोग मंत्री नहीं बनेंगे, मंत्री बनेंगे 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग। तो लेकिन अगर वो बीजेपी से ही बने हैं तो हम कहेंगे बीजेपी की सरकार है, इन द सेंस बीजेपी के लोग ही मंत्री हैं। समझ में आ गई बात? तो अब यहां पर जिसकी लिस्ट ज्यादा जाएगी, राष्ट्रपति उसे आमंत्रित करेगा। अब मान के चले बीजेपी के लोग जीत करके ज्यादा गए थे इस बार, तो उन्होंने कहा भैया बताओ आपका नेता कौन है? तो सब लोगों ने बता दिया कि हमारा नेता ये है। अच्छा, नेता ऐसा हो सकता है जो अभी चुनाव जीतकर आया हो यहां या यहां, इन दोनों में से कहीं भी। लेकिन ऐसा नेता का नाम भी हम बता सकते हैं जो अभी चुनाव जीता ही नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? अब ये नाम बता दिया जाएगा, राष्ट्रपति उसे बना देगा प्रधानमंत्री। क्या बना देगा? अरे क्लियर है? यानी अब राष्ट्रपति राष्ट्र का राजा है, वो कहेगा अब सारे काम तुम्हें करना है और हमारे प्रधानमंत्री तुम हो, तुम सारी योजनाएं, सूचनाएं लाकर हमें दोगे। उन्होंने कहा ठीक है साहब। अब प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम अकेले ये काम नहीं कर पाओगे, तो बताओ तुम्हें कितने आदमी चाहिए, उनकी लिस्ट बताओ, हम तुम्हें तुम्हारे आदमी साइन कर दे रहे हैं, उनको तुम पद दे दो। तो इच्छा किसकी रहेगी? लेकिन करेगा कौन? ये 3 प्रकार की लिस्टें बनाएगा। एक जिन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है, एक जिन पर थोड़ा कम भरोसा है और एक सबसे कम भरोसा है। ये 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाएंगे। जो सबसे टॉप लेवल के मंत्री होंगे उन्हें कहा जाएगा कैबिनेट मंत्री। क्या कहा जाएगा? और एक दूसरे दर्जे के होंगे जिन्हें कहा जाएगा राज्य मंत्री। सुन रहे हो? तो तीसरे दर्जे के जो मंत्री होंगे वो उप मंत्री। उप मंत्री किसी ना किसी मंत्री के अंडर में काम करेंगे। राज्य मंत्री अपना काम अलग करेंगे।
कैबिनेट मंत्री अपना काम अलग करेंगे। लेकिन अब इनमें अंतर क्या है, अगर इमरजेंसी कभी मीटिंग आई तो प्रधानमंत्री को कोई निर्णय लेना है तो कैबिनेट से पूछ कर लेगा, अगर उसके पास समय ज्यादा नहीं है तो मात्र कैबिनेट से ही पूछ कर लेगा। यानी एक्चुअली सबसे ज्यादा काम कौन करता है, कैबिनेट। कौन करता है, क्लियर है? आपको हमारी बात समझ में आ रही है? सो ये हो गई आपकी सरकार। अब देखें जरा, याद रखिए इन मंत्रियों को बनाया कौन ने है, कौन ने, यानी ये व्यक्तिगत रूप से जवाबदार कौन के प्रति है, ये राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं। अगर ये कुछ गड़बड़ करेंगे तो राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। तो मंत्री को बनाना और मंत्री को हटाना किसके हाथ में है, हाँ या ना? लेकिन जब ये कोई काम करते हैं तो इन्हें जनता को जवाब देना पड़ता है, और जनता तो वहां बैठी नहीं है। जनता का कौन सा सदन बैठा है, हमें आवाज नहीं आ रही है। अब यहां हमारा कहना यह है कि जब ये कोई काम करेंगे तो इन्हें अपना जवाब लोकसभा में आकर देना होगा। लोकसभा में लोग पूछेंगे क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों किया, क्यों नहीं किया, सुन रहे हो? और मंत्रियों को वहां जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, यदि कोई मंत्री यहां का आदमी था और वो मंत्री की लिस्ट में आ गया, मंत्री की लिस्ट में मान के चलिए कोई आदमी यहां का सदस्य था राज्यसभा का, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे लिस्ट में नाम ले लिया और वो कैबिनेट का मंत्री बन गया, क्योंकि कैबिनेट का मंत्री कोई बन सकता है, चाहे यहां का हो चाहे यहां का। लेकिन अगर वो मंत्री बन गया है तो वो जवाबदारी यहां की नहीं निभाएगा, अपना जवाब देगा कहां, यहां। सुन रहे हो? यानी मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति जवाबदार होता है, ना कि राज्यसभा। तो व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदार होता है, और सामूहिक रूप से पूछा जाए तो लोकसभा के प्रति जवाबदार होता है। अच्छा, एक बात और है, जब कभी ये जवाब देते हैं और यदि यहां लोकसभा के लोग, ज्यादातर लोग, यदि किसी मंत्री पर, किसी भी मंत्री पर अविश्वास जता दें कि हमें इस मंत्री पर विश्वास नहीं है, तो एक मंत्री के प्रति अविश्वास आता है, और अगर वो पास हो जाए, अगर वो पास हो जाए, सारा लोकसभा बहुमत से उसे पारित कर दे, तो सारी कार्यपालिका डूब जाती है। इन द सेंस सारा मंत्रिमंडल डूब जाता है, सारे मंत्रिमंडल वित्त प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। समझ में आ गई बात? इसलिए कहा जाता है, यह ब्रिटेन की प्रथा है कि सारा मंत्रिमंडल एक साथ तैरता है और एक साथ डूबता है। समझ में आ रही बात? अब एक प्रश्न और, अभी हमने कहा था कि यदि किसी मंत्री, प्रधानमंत्री हो या अन्य कोई मंत्री हो, उसका लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन अभी वो चुनाव जीता नहीं है, ना वो यहां है ना वो यहां है, सुन रहे हो? और राष्ट्रपति ने साइन कर दिया कि जाओ तुम मंत्री कहलाए, सुन रहे हो? तो अब क्या करें? तो अब ऐसे व्यक्तियों को 6 महीने तक तो मंत्री रहने दिया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव जीतना होगा। समझ में आ रही बात? 6 महीने के अंदर आपको चुनाव, अदरवाइज आपको मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। जैसे आपने मध्य प्रदेश सरकार का अभी देखा था, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के कुछ विधायक बेचे गए, बीजेपी द्वारा खरीदे गए, और इनके बाद ये हॉर्स ट्रेडिंग थी, भले ही ऊपर से ना कही जाए लेकिन कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग थी। और इसके बाद में जब वो मंत्री पलटे तो उन्हें अच्छा खासा पद दिया गया, मंत्री का पद दिया गया, जबकि वो विधायकी से काटे आए थे। अब वो विधायक नहीं थे, फिर भी क्या बना दिया गया? मंत्री बना दिया गया। इस बिहाफ पर बना दिया गया कि आप 6 महीने तक मंत्री रहेंगे, और इस दौरान यदि आप चुनाव जीत गए तो मंत्री बने रहेंगे, और अगर आप चुनाव नहीं जीत पाए तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अच्छा, आपने एक बात और आपके मन में एक चीज आती होगी, कैबिनेट का दर्जा, कैबिनेट मंत्री होना बात अलग है, कैबिनेट का दर्जा होना बात अलग है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं, जैसे बेटा होना अलग है और बेटे जैसा होना,
जैसे हम कहे कि यार आप मेरे बेटे हो मतलब रियल बेटे हो, और हम किसी लड़के से कहें आप मेरे बेटे जैसे हो मतलब बिल्कुल दर्जा बराबर का है, लेकिन आप रियल बेटे नहीं हो। ऐसा ही होता है मंत्री कैबिनेट मंत्रिमंडल में। कैबिनेट मंत्री अलग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन पर प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा भरोसा होता है। यही काम राज्य में होता है, जिन पर, अब राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री का भरोसा जिन पर सबसे ज्यादा होता है उन्हें कहते हैं कैबिनेट मंत्री। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी मंत्री नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री का भरोसा उन पर ज्यादा। मान के चलिए कहीं का महापौर है, अब महापौर जो महानगर निगम होते हैं उनमें उनका अध्यक्ष होता है महापौर। अब पता चला महापौर कहीं से जीत कर आया और सीएम का भरोसा उन पर बहुत ज्यादा है, तो उसे दे देता है वो कैबिनेट का दर्जा। क्या दे देता है? इसका मतलब यह है कि जब कभी कैबिनेट की बैठक होगी तो आपको शामिल किया जाएगा और आपकी सलाह ली जाएगी। तो कैबिनेट का दर्जा का मतलब होता है कि आप भले कैबिनेट मंत्री नहीं है लेकिन आपका जो स्तर है वो उसी के बराबर है, और कैबिनेट की बैठक होगी तो आपसे सलाह ली जाएगी, आपके हस्ताक्षर में लिए जाएंगे। अब बात समझ में आ गई है? तो ये हो गई है कार्यपालिका, ये विधायिका है। अब इन्हीं में से क्या है? कार्यपालिका। इनका काम है कानून बनाना, इनका काम है सरकार चलाना, हाँ या ना। और एक तीसरा पक्ष होता है न्यायपालिका। क्या होता है? ये संविधान बनाना इनका काम है, लेकिन संविधान अच्छे से चले, उस वो लागू हो, लोग इसका अपमान ना करें, ये काम किसका है? न्यायपालिका। किसका? तो न्यायपालिका संविधान की पेरेंट्स है। हमारे मूल संविधान को कहीं कोई ठेस ना पहुंच जाए कौन ध्यान रखता है? संविधान में अगर थोड़ा भी अतिक्रमण हुआ तो ये देखना किसका काम है? अरे क्लियर है? तो न्यायपालिका हमारे भारत में एकहरी है, यानी एक ही टाइप की है, अलग अलग नहीं है कि राज्य की अलग और केंद्र की अलग। हाँ, इसके स्तर 3 हैं, एक जिला स्तर पर, फिर पूरा एक राज्य स्तर पर, एक पूरा भारत के स्तर पर। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? अच्छा, इसे हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन एक बात और कई सारे बच्चों के मन में आता है कि अब ये जज हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी निर्णय दे सकते हैं। एक बच्चे ने पूछा था कल परसों, तो इन पर नकेल कैसे कसी जाएगी जबकि ना इनकी नियुक्ति कोई करता है, इनमें से कोई नियुक्ति नहीं करता, इन्हें सस्पेंड भी कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कोई न्यायमूर्ति संविधान से बाहर जाकर के निर्णय देने लगता है या भ्रष्टाचार करने लगता है तो इसकी आम जनता में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन इनकी चर्चा हो सकती है लोकसभा या कहां हो सकती हो? चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो। हाई कोर्ट के जज हो, इन्हें कोई आदमी पर्सनली सस्पेंड नहीं कर सकता, इन्हें पर्सनली नहीं हटा सकता, यहां तक कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन हटा राष्ट्रपति नहीं सकता। समझ में आ रही बात? लेकिन इनके चरित्र पर सवाल उठाया जा सकता है राज्यसभा में हो। अब फिर वही बात, अगर इन पर 2/3 बहुमत से यहां सिद्ध हो जाए और यहां भी सिद्ध हो जाए तब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है और इन्हें अपने पद से हटना पड़ता है। तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है लेकिन राष्ट्रपति इन्हें डायरेक्ट नहीं हटा सकता। पहले लोकसभा और राज्यसभा का बहुमत चाहिए, और अगर बहुमत राज्यसभा और लोकसभा का मिला तब जाकर के ये हट पाएंगे। तो एक पक्ष है विधायिका, एक पक्ष है कार्यपालिका और एक पक्ष है न्यायपालिका। ये 3 स्तंभ मिलकर के भारत की जनता को चलाते हैं, भारत की जनता के सुखमय जीवन के लिए जरूरी है। सुन रहे हो? अब आप बात समझ गए हो? अब हम लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू करें। अब लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू करें। ये पूरी कहानी थी, अब कहानी को लाते हैं हम अपना 1 by 1 लेक्चर पर। तो देखें, भारत में राज्य व्यवस्था चलाने के लिए 3 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ हैं। पहला है विधायिका। क्या है? अब विधायिका समझ गए? जो विधान बनाती है उसे कहते हैं विधायिका। जो विधान बनाती है वो। अब विधायिका में कौन कौन आएगा? लोकसभा, राज्यसभा, पक्का,
अरे क्लियर है। नंबर 2 आती है कार्यपालिका। क्या आती है? यह कार्यपालिका का मतलब है सरकार। सरकार का मतलब है मंत्रिमंडल। क्या? मंत्रिमंडल कहां से बनेगा? लोकसभा से। लेकिन इसमें राज्यसभा के लोग भी आ सकते हैं। बनाएगा कौन? राष्ट्रपति। एक बार मंत्रिमंडल बन गया तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेगा। जो मंत्रिमंडल सलाह देगा वही काम राष्ट्रपति को करना होगा। क्लियर है? यानी राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करता। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के हाथों की कठपुतली कहलाता है। क्या आज तक तुमने सुना है कि आपके यहां सड़क नहीं है, आपके यहां महंगाई है, ये कुछ भी है, किसी व्यक्ति को कभी नहीं सुना होगा कि हमारा राष्ट्रपति खराब है? सुना है? आपकी भर्तियां ना आए तो आपने कभी सुना है कि राष्ट्रपति खराब है? क्यों? क्योंकि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। वो मात्र हस्ताक्षर करने वाली एक कठपुतली है। सुन रहे हो? बात समझ में आ गई है? चलिए, तीसरी बात आती है न्यायपालिका। तो ये मैटर अलग है। तो अब पहली बात तो यह कि भारत की राज्य व्यवस्था 3 खंभों पर आधारित है। पहली विधायिका, फिर अच्छा, अब अभी हम पढ़ेंगे केवल विधायिका। क्या पढ़ेंगे? तो विधायिका में कितनी चीजें आएंगी? 3। पहला, फिर ओके, आगे। अब विधायिका में आती है संसद, भारत के लिए विधान बनाना। कार्यपालिका में आती है मंत्रिपरिषद, विधान के अनुसार शासन चलाना। और न्यायपालिका का काम है विधि को लागू कराना एवं न्याय प्रदान करना। विधायिका, संसद। बहुत आराम से सुनना। भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ और केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो भारत का जो विधायिका है वो कितनी सदनात्मक है? द्विसदनात्मक है। इसमें 2 पंचायतें हैं। एक का नाम हाँ या ना? देखे, प्रावधान किया गया था, संविधान निर्माताओं ने इसी का अनुसरण किया। यानी जो हमारी संसद है वो कॉपी करी गई है 1935 से। संसद भारतीय व्यवस्था में सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद जो है हमारे भारत की सबसे बड़ी पंचायत है। राज्य स्तर पर है विधानसभा और भारत के स्तर पर सबसे बड़ी पंचायत है संसद। क्या है? ओके। अब कोई कहे कि अब कौन बड़ी है, लोकसभा या राज्यसभा? तो कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि जितनी लोकसभा है उतना ही राज्यसभा। पावर दोनों को बराबर है। समझ में आ रही बात? चलिए, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक इसी का उल्लेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद के 3 अंग हैं। अब संसद कहां गए बन? अभी पढ़ रहे थे हम राज्यव्यवस्था। राज्यव्यवस्था के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हाँ है ना? अब एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं विधायिका। क्या पढ़ रहे हैं? तो विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्लियर है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। हाँ या ना? अरे क्लियर है? अब आते हैं हम संसद का गठन। संसद का गठन। अब कोई कहे संसद का गठन कैसे होता है? संसद का गठन 3 चीजों से मिलकर होता है। लोकसभा, धन, राज्यसभा, धन। ये कहां लिखा? अनुच्छेद 79। कहां लिखा है? अनुच्छेद 79 में लिखा है संसद का गठन। हाँ या ना? राज्यसभा का गठन कहां लिखा है? अनुच्छेद 80 में। हाँ या ना? लोकसभा की संरचना कहां लिखी है? पक्का? ये 3 चीजें याद हो गई। संसद का गठन 79 में, राज्यसभा, लोकसभा। क्लियर है? चलो, अब देखो संघीय कार्यपालिका। अभी कह रहे थे विधायिका कि विधायिका क्या है? तो विधायिका में कितनी? लोकसभा, राज्यसभा। अब करना है काम।
शासन चलाना है। शासन किसको चलाना है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल करेगा, कहेगा किससे? राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर होंगे राष्ट्रपति के, लेकिन सलाह कौन की होगी? यानी कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति आएगा। कार्यपालिका में, अरे क्लियर है? तो राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद आएगा, और एक आएगा महान्यायवादी। एक्चुअली वकील है। किसका वकील है? सरकार का। सरकार माने ये। इसे जब भी कानून की सहायता की जरूरत पड़ेगी, सलाह की, कानून, अब मंत्री तो बन गए, इतना कानून नहीं जानते, तो ये इनका वकील है। एक वकील, जैसे ही सरकार बनी, इनने अपना एक वकील लगा लिया परमानेंट, कि हम ऐसा कर रहे, बताओ जल्दी है किताब में कि नहीं। समझ में आ रही बात? नहीं तो हम कुछ भी कर दे, पता चले वो किताब में लिखा नहीं है। तो ये देखो जरा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये कई बात हैं दोनों अलग अलग, लेकिन पद एक ही है भाई। जब ये नहीं रहेगा तो ये संभालेगा। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गए, और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल शब्द इस्तेमाल किया जाए यानी कैबिनेट मंत्री, और जब तीनों प्रकार के मंत्री इकट्ठे बैठे तो कहलाता है मंत्री परिषद। क्या कहलाता है? आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब देखें, महान्यायवादी ये वकील है किसका? सरकार। सारी चीजें आपको बताएंगे, आप तो सुनते जाइए अभी। और हम बार बार आपसे कह रहे बेटा देखो, अभी पीएससी का पेपर कल हुआ है, आपने देख लिया कि पेपर में अगर आप बहुत अच्छा पढ़ रहे, जितने सब्जेक्ट हमने पढ़ाए, जितना भी पढ़ाया, कुछ पुराने लोग बैठे, उन्होंने देखा है कि आपसे पेपर बना है। बस 4 महीने की तैयारी A to Z करो, लापरवाही पूर्वक नहीं, कोर्स खत्म करने वाली बातें नहीं। अब देखो जरा, संघ की विधायिका। अब अभी तीनों डिटेल अपन ने टॉपिक पढ़े, विधायिका का टॉपिक, कार्यपालिका का टॉपिक, हाँ ना। अब एक्चुअली हमें डिटेल में पढ़ना है। नहीं आ रही बात समझ? तो अध्याय कौन सा खुल गया? विधायिका। कौन सा खुल गया? अब विधायिका पढ़ना है, इन द सेंस लोकसभा पढ़ना है, और राज्यसभा पढ़ना है, और पक्का? अरे क्लियर है? चलिए, संसद का गठन, राज्यसभा की संरचना, ठीक है। अब पहले राज्यसभा, अब पहले हम पढ़ेंगे राज्यसभा। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ये राष्ट्रपति, ये भारत के राज्य हैं। ये भारत के क्या हैं? अब भारत के 2 प्रकार के राज्य हैं, एक जो अपने आप में कंप्लीट राज्य हैं, कंप्लीट पूर्ण राज्य हैं। पूर्ण राज्य हम किन्हें कहते हैं? जिनके पास अपनी विधानसभा है। अब इनकी अपनी विधानसभा है। अब क्या करते हैं, ये विधानसभा के लोग, कोई चुनाव में खड़ा हुआ, वोट कौन देंगे? विधायक। और ये विधायक जब वोट देंगे तो इनका आदमी जीत कर जाएगा, हाँ या ना? राज्यसभा जाएगा। यानी राज्यसभा के व्यक्तियों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, हाँ या ना? कैसा होता है? प्रत्यक्ष कहलाता है जनता द्वारा, अप्रत्यक्ष कहलाता है जब जनता वोट ना दे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अच्छा, इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, सो ये कहलाता है जनता का सदन, और इसी को कहते हैं लोकप्रिय सदन। क्या कहते हैं? हाँ या ना? लेकिन इसमें अब इन दोनों में इनकी उम्र है चुनाव लड़ने की 30 साल, और इनकी उम्र है 25 साल। सुन रहे हो? नहीं आ रही बातों में? अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको 30 साल का होना जरूरी है, और अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो यानी उम्र में बड़े लोग कौन है? ये, इसलिए इसे कहते हैं उच्च सदन। क्या कहते हैं? उच्च सदन। और इसे कहते हैं निम्न सदन। निम्न माने छोटा,
जबकि आकार में बड़ा ये है लेकिन उम्र में छोटा है, और जबकि आकार में इसमें कम लोग रहेंगे लेकिन उम्र में बड़े लोग रहेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसकी उम्र है लगने की 30 साल, ये है 25 साल, इसलिए उच्च सदन है, ये निम्न सदन, ये जनता का सदन है। याद रखिए, भारत का पैसा जनता का पैसा है, इसलिए अगर कभी पैसे का बिल आया, बजट आया, पैसे का बिल आया, धन विधेयक आया, तो वो आएगा लोकसभा में। कहां आएगा? आपको समझ में आ रही है? बाकी मामलों में दोनों के पावर बराबर है। तो आपको ये समझ में आ गई कि नहीं आई है? अच्छा, इसके लोग एक बार बनने के बाद इसके सारे के सारे लोग कभी रिटायर नहीं होते। इसका 1/3 हिस्सा, जैसे पूरी क्लास है, इसकी एक लाइन हम उठाएं, नए स्टूडेंट बिठा लें, फिर ये लाइन अगली बार हटाएं, नए स्टूडेंट बिठा लें, फिर अगली बार ये लाइन हटाएं, नए स्टूडेंट बिठा लें, तो मतलब ये कि ये बैच ना कभी समाप्त होगा ना कभी शुरू होगा। कब समाप्त होगा? अगर हम सारे बच्चों को एक साथ हटा दें, बैच समाप्त हो गया, नए बैच के बच्चे बुलाएं, बैच शुरू हो गया। यह कहलाता है विखंडन। तो याद रखिएगा, लोकसभा विखंडित होती है लेकिन राज्यसभा कहीं विखंडित, इसलिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। हां, अब प्रश्न आता है कि राज्यसभा के आदमी का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के आदमी यानी सांसद का कार्यकाल 6 साल होता है। कितना होता है? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? एक बात और बहुत अच्छी है जो आपको जानना जरूरी है। इसका अध्यक्ष, जैसे ये सारे लोगों को पंचायत करना है, अब पंचायत करने के लिए एक मुखिया जरूरी है, तो इसका मुखिया इन्हीं में से एक चुना जाता है। इन्हीं में से एक चुना जाता है मुखिया। तो ये कहलाता है लोकसभा का अध्यक्ष। क्या कहलाता है? लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर क्या किया जाता है? इन पर एक अध्यक्ष थोप दिया जाता है और वो कहलाता है उपराष्ट्रपति। क्या कहलाता है? सुन रहे हो? क्योंकि जब तक राष्ट्रपति है तब तक उपराष्ट्रपति फ्री है। अब उपराष्ट्रपति 5 साल क्या करे? कुछ नहीं करे तो इनने कहा तुम कहां चले जाओ, राज्यसभा को देखो। सो जे बन गए राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के, सुन रहे हो? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा एक ऐसी सभा है जिसका स्वयं का सदस्य अध्यक्ष नहीं बनता। अध्यक्ष कहां से आता है? बाहर से। सुन रहे हो? पक्का? चलिए शुरुआत करते हैं। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? यह संसद का उच्च सदन, सही है? यह एक स्थायी सदन है, अमेरिका की सीनेट की तरह यह भंग नहीं होता। अब कोई कहे कि क्यों भी इसे कोई राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा को कर सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? लोकसभा को भंग करता है राष्ट्रपति। कब करता है? 5 साल में। कितने साल में? लेकिन 5 साल के पहले भी अगर मंत्रिमंडल कौन से कहते कि भैया भंग कर दो, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। नहीं आ रही बात सुन? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी इनके आदमी राज्यों से चुनकर आते हैं। राज्यों का तात्पर्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र दोनों से है। याद रखिएगा, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो हैं केंद्र शासित प्रदेश लेकिन फिर भी उनमें विधानसभा है, दिल्ली और पांडुचेरी। सुन रहे हो? बाकी में विधानसभाएं ही नहीं है तो उनका काम सीधे संसद करती है। लेकिन 2 ऐसे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश भी है, यानी उनका काम समाल संसद रही है लेकिन उनके पास विधानसभाएं भी हैं। चलो, संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा संरचना बताता है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्य, किताब के अनुसार, संविधान के अनुसार वर्तमान में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने?
हर बारीकी हम स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे। मैक्सिमम कितने? इनमें से 238 होंगे निर्वाचित, यानी चुनाव लड़कर आएंगे। कैसे आएंगे? अरे क्लियर है? और बाकी के 12 होंगे मनोनीत। सुन रहे हो? साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, सुन रहे हो? किसी भी क्षेत्र में निपुण आदमी को, जो राष्ट्रपति की नजरों में बहुत बड़ा ज्ञानी हो, चाहे विज्ञान का ज्ञानी हो, चाहे कला का ज्ञानी हो, चाहे संगीत का ज्ञानी हो, चाहे खेल का ज्ञानी हो, तो 3 चीजें, साहित्य, कला, विज्ञान, 3 चीजों में। साहित्य, लेखन, कहानी लिखे, कविताएं लिखे, ये हो गया साहित्य। कला, कला सब कुछ है, चित्रकला, खेलना भी एक कला है। साहित्य, कला, विज्ञान। कोई वैज्ञानिक हो? समझ में आ रही बात? तो ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। कहा? हाँ या ना? आपको हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? संविधान की किताब में लिखा है कि मैक्सिमम 250 सदस्य होंगे। मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम कितने होंगे? अरे क्लियर है? मैक्सिमम 250 होंगे, जिनमें से 238 निर्वाचित यानी चुनाव जीत कर आएंगे, और 12 आएंगे मनोनीत। क्लियर है? चलिए, अब मनोनीत कौन होंगे? राष्ट्रपति द्वारा, कला, साहित्य और विज्ञान। क्लियर है? लेकिन वर्तमान में अब एग्जैक्टली अगर हम एट प्रेजेंट बात करें, तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। कितनी है? जबकि संविधान में मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 200। अरे क्लियर है? लेकिन एग्जैक्टली अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? इनमें से 12 क्या है? 12 क्या है? 12 मनोनीत है। मनोनीत वाले 12 घटा दो, तो चुनकर कितने आते हैं? 233 नहीं आएंगे। मैक्सिमम बात अलग है। अब एग्जैक्टली अभी कितने हैं? 245 है। 245 में से 12 कहां से आ गए? नॉमिनेट होकर आ गए। तो चुन के कितने आए? नहीं आए। अरे आए हैं। देखिए, व्यवस्था बात अलग है। व्यवस्था तो ये है कि 250 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, हो सकते हैं, हो सकते हैं। लेकिन है कितने? मनोनीत 12, 233। क्लियर? राज्यों से निर्वाचित 229। इनमें से जो कंप्लीट राज्य हैं 229, संघ शासित प्रदेशों से 4। अभी तक के हिसाब से बता रहे, जब अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं बने थे तब की बात कर रहे। संघ शासित प्रदेशों से 4, जिनमें से दिल्ली अकेले से 3 और पांडुचेरी से 1। अब इसके बाद ये व्यवस्था बनेगी कहां से? अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला मैटर अब शामिल हो जाएगा इस बार से। समझ में आ रही बात? अभी हाल आपका हिसाब किताब ये है। आप जल्दी से कागज में लिख के देखें। सुने जरा, सुने, पहले सुन लीजिए। पहले आप लिखेंगे, भैया अभी हमने बात खत्म नहीं करी कि संविधान के अनुसार टोटल 250 सदस्य, 238 निर्वाचित, 12, लेकिन वर्तमान में 245, 12 मनोनीत, 233। उन 233 में से चुनकर आए, है ना? दिल्ली से चुनकर आए। पक्का? लिखो, हम चाय पी करके आ रहे हैं।
लिखा आपने? पक्का? एक बार फिर बिना देखे लिखो। बस 2 मिनट हम चाय पीने आ रहे, ठीक है? देखिए, देखो बेटा, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बस इनकी बारीकियों पर ध्यान देना है आपको। राज्यसभा का निर्वाचन, अब निर्वाचन कैसे, चुनाव कैसे होगा, एक बात आप नहीं बताया कि हमने? अच्छा, ये निर्वाचन भी कहा होगा? राज्यों की विधानसभाओं से, राज्य विधानसभा के सदस्यों। पक्का? आगे बढ़े। अनुपातिक संक्रमण प्रणाली द्वारा, अब इस वर्ड को अभी हम क्लियर नहीं करेंगे। अभी राष्ट्रपति चुनाव आएगा तो वहां पर वर्ड आएगा एकल संक्रमण प्रणाली की चुनाव प्रणाली क्या होती है, ये हम वहां पर आपको डिफाइन करेंगे। क्लियर है? बस अभी इतना समझ लीजिए कि इसका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा होता है। राज्यों के लिए सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर, अपन ने पढ़ा था ना, अनुसूची 4 नहीं पढ़ा था? अनुसूची 4 किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य आएंगे, और किसी के पास कम, किसी से कम आएंगे, किसी से ज्यादा आएंगे। किससे कितने आएंगे ये उसकी जनसंख्या पर निर्भर करेगा। जैसे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है, तो सबसे ज्यादा सदस्य कहां से आएंगे? यूपी से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची के आधार पर किया जाएगा। इनमें से कोई नई बात? इनमें से कोई नई बात? हर चीज बिल्कुल क्लियर है, और इसीलिए हम पहले कहानी सुना देते हैं। कहानी क्लियर है तो हर पॉइंट क्लियर है। और आगे बढ़े। अधिनियम 1951, राज्यसभा प्रत्याशी को उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये 1951 की बात हो रही है। 1951 में कहा गया था कि अगर आपको मध्य प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना, लेकिन बाद में ये 2003 में संसद द्वारा ये अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। अब भले आप यूपी के निवासी हैं, लेकिन आप मध्य प्रदेश से चुनाव जीत सकते हैं। नहीं आ रही बातों में? ठीक है। पहले निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता था,
पहले जो निर्वाचन होता था वो गुप्त मतदान, यानी किसी को पता ना चले कि आपने वोट कहां दिए। लेकिन अब 2003 के बाद जो राज्यसभा सदस्यों का मतदान होता है वो खुली मतदान व्यवस्था, यानी पता होता है कि आपने वोट कहां दिया। अब बीजेपी वाले को वोट देते हैं, कांग्रेस वाले आया ना। चलिए देखते हैं अब राज्यसभा का कोरम। अब देखिए राज्यसभा में अगर मीटिंग करना है तो मीटिंग में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, लेकिन कोरम कहलाता है कि इतने सदस्य तो आना ही चाहिए तब मीटिंग होगी, और अगर इससे कम आए तो मीटिंग नहीं होगी, इससे कम आए तो मीटिंग डिसमिस हो जाएगी। समझ में आ रही बात? वो कहलाती है कोरम संख्या। शुद्ध हिंदी में कहें तो गण पूर्ति संख्या। गण यानी आदमी, गण यानी आदमी। तो कितने आदमी? 10% है। कितना है? यानी आपके लिए टोटल लगाया गया है कि कुल आदमी कितने? 250 होना चाहिए। कितने होना चाहिए? है ना? तो कम से कम 25 सदस्य, 250 का 10% कितना हुआ? हुआ है ना? कम से कम मीटिंग में आना चाहिए तो ही वो सभा लग पाएगी। देखें, राज्य की किसी बैठक को संपन्न करने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या को कोरम कहते हैं। राज्यसभा का कोरम सदस्य संख्या का 1/10। अब अभी परसेंटेज बढ़ाया था हमने, 1/10 को परसेंटेज में बदलो। बदलने के लिए बोले 100, 1 0 से 1 0 आया ना? कितना आया? कितना आया? क्लियर है? इससे कम सदस्य उपस्थित रहने पर बैठक संपन्न नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात? राज्यसभा का कार्यकाल, आमतौर पर राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? वैसे तो राज्यसभा का कार्यकाल तो अनंत है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6। हाँ या ना? अरे क्लियर है? राज्यसभा का स्वयं का कार्यकाल अनंत होता है, यह कभी भंग नहीं होती, अतः यह एक स्थायी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में, हर 1/3, जैसे मान के चलो ये तीसरा हिस्सा, एक लाइन तीसरा हिस्सा, इसे 2 साल में रिटायर कर दो, अगले 2 साल में आपको रिटायर कर दो, अगले 2 साल में आप लोगों को रिटायर कर दो। समझ गए? 1/3 यानी हर तीसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता जाता है। राज्यसभा का पहली बार गठन सबसे पहले संविधान लागू होने के बाद, ठीक है, राज्यसभा गठन किया गया था, और राज्यसभा की पहला बैठक हुई थी 13 मई 1952। क्लियर है? अनुच्छेद 249। अब देखिए जरा, यहां बहुत सारी चीजें आएंगी। एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आएगी। आपको याद हो, अपन ने 3 सूचियां पढ़ी हैं। एक पढ़ी है संघ सूची, यानी केंद्र सूची। उसमें ऐसे विषय लिखे हैं जिस पर कानून बनाने का काम केंद्र का है, यानी संसद का है। एक राज्य सूची है जिस पर कानून बनाने का काम राज्य की विधानसभा का है, और एक समवर्ती सूची जिस पर दोनों का है। लेकिन एक टॉपिक आता है, मान के चलिए कोई विषय राज्य सूची में शामिल है। क्या में शामिल है? अब राज्य सूची में शामिल है मतलब उस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य। फॉर एग्जाम्पल पुलिस राज्य सूची का विषय है, तो पुलिस कानून बनाना, पुलिस कैसी होगी, कब होगी, कितनी उम्र होगी, ये सारे नियम बनाने का अधिकार राज्य का है। लेकिन अगर राज्यसभा किसी विषय को, कोई विषय जो राज्य सरकार का है, किसी विषय को 2/3 बहुमत से राष्ट्र हित का घोषित कर दे कि भैया ये विषय राष्ट्र हित का है, काय का है, तो अब उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होता है, राज्यसभा का नहीं, संसद। काय का अनुसार राज्यसभा को अपने उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित करके किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व या राष्ट्रीय हित
का घोषित करने का अधिकार प्राप्त है, और ये अधिकार लोकसभा को प्राप्त नहीं है। परीक्षा प्रश्न आता है कि किसी राज्य के विषय को राष्ट्रीय हित का या राष्ट्रीय महत्व का कौन घोषित कर सकता है? राज्यसभा कर सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो अब कानून बनाने का अधिकार किसे मिल जाएगा? संसद को। किसको मिल जाएगा? लेकिन राष्ट्रीय महत्व का घोषित कौन करेगा? राज्य 2/3 बहुमत से। कैसे? अब देखो, वित्त माने पैसा, धन माने पैसा, धन से संबंधित चीजें लोकसभा में जाएंगी। अब लोकसभा में पास होंगी, इन्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा, लेकिन राज्यसभा का इनमें कोई औचित्य नहीं, चाहे राज्यसभा हां कहे चाहे ना कहे। क्यों? क्योंकि पैसा का मामला धन का है। धन किसका है? जनता का है। और जनता का सदन कौन सा है? लोकसभा। इसलिए धन के मामले में, वित्त विधेयक के मामले में, बजट के मामले में सारे पावर लोकसभा को हैं। राज्यसभा में इसका कोई हस्तक्षेप, ये मात्र सलाह दे सकती है। लोकसभा चाहे तो माने, चाहे तो ना। अच्छा, एक बात और, सामान्य तौर पर जब कोई एक सदन अपनी बात 2/3 से दूसरे सदन में भेजता है तो कहा जाता है कि 6 महीना है उसके पास, दूसरे सदन के पास। कितने महीने? 6 महीने तक वो चाहे तो पेंडिंग डाले रहे, और 6 महीने के बाद आने 6 महीने खत्म होने के पहले अपने सदन में उसकी बात रखे। जैसे मान के चलो अपन लोकसभा है, लोकसभा में एक बिल पास हो गया, कहां गया? राज्यसभा। तो 6 महीने तक फाइल पेंडिंग डाल सकता है, और 6 महीने बाद उठाए और उस पर बहस करे, यदि वो भी पास कर दे तो कहां चला जाए? राष्ट्रपति के पास। हाँ ना? लेकिन अगर 6 महीना कंप्लीट हो जाए और फिर भी उस बिल पर चर्चा ना करे तो ऑटोमेटिक वो बिल समाप्त हो जाएगा। समझा जाएगा कि आपने इनकार कर दिया। समझ में आ रही है? लेकिन अगर धन विधेयक हो, क्या हो? वित्त विधेयक, धन विधेयक, ये कहां पेश करे जाएंगे? लोकसभा। अब लोकसभा पारित करेगी 2/3 से, फाइल कहां पहुंचाएगी? राज्यसभा इसे ज्यादा दिन नहीं रोक सकती, मात्र 15 दिन। कितने दिन? एक्चुअली है 14 दिन। कितना है? रोक सकती है 14 दिन में उसे बहस करना ही होगी। वो बहस करे ना करे, कुछ जोड़े घटाए, कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि करना किसको है? मान के चलो 14 दिन के अंदर उसने बहस नहीं करी तो खारिज नहीं माना जाएगा, उल्टा ये माना जाएगा कि आपने ऐसा ही कि ऐसा ही स्वीकार कर ली। नहीं आ रही बात? सुन, बाकी मामलों में खारिज माना जाएगा, लेकिन धन विधेयक के मामले में माना जाएगा कि तुम हमारी से ऐसा ही एग्री हो। बात समझ में आ रही? तो लोकसभा को ही प्राप्त वित्त विधेयक को छोड़, धन विधेयक को सदस्य के संबंध में राज्यसभा का अधिकार महज सलाह और सिफारिश का है। सलाह दे सकते हैं, मानना हो मानो, नहीं मानना हो नहीं मानो। लोकसभा से मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिनों तक धन विधेयक को अपने पास रख सकते। समझ में आ गई बात? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अखिल भारतीय यानी भारत की सबसे टॉप परीक्षा IAS, IRS, IFS, इन परीक्षाओं के इन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए इन सेवाओं का सृजन यानी निर्माण करना इसके हाथ में है, राज्यसभा के। क्या हाथ में? अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा संकल्प पारित करके अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए सरकार को आदेश दे सकती है, और ये काम लोकसभा नहीं कर सकती। तो 2 काम एडिशनल आ गए। एक, किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, हाँ या ना? ये एडिशनल किसके पास है? राज्यसभा। और दूसरा, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, इसके लिए राज्यसभा में मतदान करने वाले सदस्यों कम से कम 2/3 सदस्यों को बहुमत चाहिए। 2/3 तो हर जगह चाहिए। अनुच्छेद 105 के राज्यसभा सदस्य द्वारा किसी सदन में
प्रकट किए गए विचारों भाषणों के लिए उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। भारत में एक कानून और है, आपने देखा होगा, अभी तो टीवियों पर भी आने लगा है लोकसभा राज्यसभा, तो आपने देखा होगा वहां खूब कीचड़ उछालते हैं लोग एक दूसरे पर, लड़ भी जाते हैं, बहस भी करते हैं। कई बार तो ऐसे मौका आए हैं कि विधानसभा में 2 गुट के नेता एक दूसरे के कुर्ता फाड़ डाले। लेकिन एक प्रतिबंध है कि लोकसभा राज्यसभा के अंदर होने वाली किसी कार्यवाही पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी प्रकार का भाषण, क्योंकि वहां यह माना जाता है कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की कमियां बताते हैं। आपने देखा होगा, अब तो खैर पहले राजनीति होती थी, बहुत स्वच्छ राजनीति होती थी, राजाओं की नीति। और राजाओं की नीति में क्या होता था कि युद्ध टाइप से लड़े जाते थे कि भैया तुम्हारी क्या कमी है। अब राजनीति नाम की है, एक्चुअली है टुचरा नीति। मतलब किसको कितना गंदा बोले ये राजनेता ने बना लिया उतना महान है, हम दूसरे को कितना नीचा दिखाएं इतना महान। आप अब राजनीति के अंतर्गत देखेंगे तो लोग कीचड़ उछालते हैं, देखो उनने इतना क्या किया, कुछ नहीं किया। लेकिन पहले इन्हीं लोगों में से, लॉबी में से बहुत बड़े नेता थे और वो लोग कभी इस बात को दरकिनार नहीं करते थे। जैसे कोर्ट में वकील कभी कोर्ट में कभी झूठ नहीं बोलता। अगर उसके पास कागज होगा तो बोलेगा कि हमारे पास कागज है, अदरवाइज नहीं है, तो वो आपको बचाने के लिए झूठ नहीं बोलेगा कभी। तो एक वकील की विश्वास और एक पुराने राजनेताओं की बात बहुत महत्व की होती थी। अब के राजनेताओं की बातें और गदा की लातें, कोई भरोसा नहीं कहां पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं। मतलब जो चीजें हैं नहीं है, कुछ भी हवाई है, ठीक। लेकिन फर्क यह है कि इन पर तो अगर अंदर ये भाषण दे रहे हैं तो इन पर न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। राज्यसभा का सत्र कहलाता है मीटिंग। अब आप राज्यसभा के लोग हैं, आपको कितने बार, सबसे पहली बात तो यह कि साल में आप जितने चाहे बार आपका अध्यक्ष चाहे सो आपकी मीटिंग बुलाई जा सकती है। लेकिन मिनिमम की बात करी जाए तो लोकसभा में सत्र होते हैं 3 और राज्यसभा में होते हैं 4। राज्यसभा में मैं बात सुन रहे हो ना, ध्यान से सुना आपने। लोकसभा में कम से कम 3 और राज्यसभा में 4, ये प्रथा है। लेकिन फिर भी अगर और कम लगाना हो, और कम सत्र हो, तो इनका कहना यह है कि पहली मीटिंग आपने ली, ये मीटिंग एक आध दिन नहीं चलती, ये मीटिंग कई दिनों तक चलती है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक लगातार मीटिंग चलती है। तो आपकी पहली मीटिंग का अंतिम दिन और अब जब आप अगली मीटिंग करोगे उसका फर्स्ट डे, इन दोनों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। हमें बात समझ रहे हो ना, ये नियम है। यानी साल भर में कम से कम 2 मीटिंग तो होना ही चाहिए। समझ में आ रही बात। लेकिन प्रथा 3 की है, लोकसभा में और राज्यसभा में 4। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना। अरे क्लियर है? चलो, ऐसा संवैधानिक प्रावधान है। राज्यसभा सदस्य प्रश्न पूरक प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा काम रोको प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण कर सकता है, यानी मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है। राज्यसभा को महाभियोग चलाने का अधिकार प्राप्त है। अब महाभियोग क्या है हम आपको बताएंगे। महाभियोग 2 जगह लगता है। एक, हालांकि महाभियोग केवल राष्ट्रपति के ऊपर लगता है, ये लोकसभा, ये राज्यसभा, ये रहे राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करने लगे, राष्ट्रपति पर मात्र एक आरोप लगता है, बस वो लगता है संविधान के अतिक्रमण का, यानी संविधान को तोड़ने का। संविधान को अगर इन पर ये आरोप तय हो तो ये आरोप यहां पर लोकसभा में उठाया जाएगा या इन दोनों में से कहीं एक उठाया जाएगा। 2/3 से पास किया जाएगा। अगर यहां 2/3 से पास हो गया तो यहां हो जाएगा, यहां पास हो गया तो यहां हो जाएगा, और
राष्ट्रपति। अब आप कहोगे कि सर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अब जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हीं को तो हटाना है। नहीं आई बात समझ। अब एक प्रश्न और आता है मन में कि सर अब एक बात बताओ कि अगर एक ने हां कह दिया और एक ने ना कह दिया तो क्या ये राष्ट्रपति जो है वो दोनों को एक सदन में बुलाएगा? भैया काय को बुलाएगा? आप इसी पे कार्रवाई चल रही और ये कहेगा कि नहीं अकेले अकेले नहीं कर पाया, इकट्ठे करो, कहेगा कि तो मतलब ये है कि यहां पर आपकी सामूहिक बैठक नहीं होगी। सुन रहे हो? महाभियोग, महाभियोग कहलाता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस और न्यायाधीशों को हटाने की प्रोसेस। तो राष्ट्रपति की हटाने की प्रोसेस में भी दोनों शामिल होते हैं और न्यायाधीशों को हटाने की प्रोसेस में भी लोकसभा राज्यसभा दोनों बराबर के हकदार होते हैं। राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अभी आप राष्ट्रपति के निर्वाचन पढ़ेंगे तो सुन लीजिए जरा कुछ चीजें। ये राष्ट्रपति है, जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है और विधानसभाएं हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जैसे भी होने वाला है, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है ना, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट डालने नहीं जाती। जैसे हमारे गांव की वोटर लिस्ट होती है, ऐसी एक वोटर लिस्ट बनती है, लेकिन उस वोटर लिस्ट में जनता का नाम नहीं होता। उस वोटर लिस्ट में नाम होता है लोकसभा के लोगों का, राज्यसभा के लोगों का और विधानसभा के लोगों का। अब विधानसभा कौन सी? एक आध थोड़ी है विधानसभा। मध्य प्रदेश की भी विधानसभा और राजस्थान की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, सब विधानसभाएं और दो विधानसभाएं और, दिल्ली और पांडिचेरी। नहीं आ रही बात सुन? क्योंकि दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी विधानसभा है। हाँ ना? लेकिन इनके मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे निर्वाचन में। क्यों? क्योंकि वो तो कौन ने चुने थे, वो तो उसी को वोट देंगे, इसलिए उन्हें नहीं रखा जाता। 12 सदस्य मनोनीत करे थे, लोकसभा में करेगा 2। कितने? वो मनोनीत वाले नहीं चाहिए। बाकी लोग तो राष्ट्रपति के चुनाव में 3 लोग भाग लेते हैं। कौन कौन? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सदस्य नहीं, सदस्य में तो सब आ गए। क्या कहेंगे हम? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, धन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, धन दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, ये जाएंगे वोट डालने। अब बात आई हटाने की कि अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर दे तो कौन कौन हटाएगा? तो हटाएंगे मात्र 2। ये लोग हटाने में शामिल नहीं आ रही बात सुन? आ रही है? अब हटाने की प्रोसेस हम बताएंगे आपको, तो राष्ट्रपति बढ़ाएंगे, डिटेल में बताएंगे कैसा होगा, कितने दिन में होगा, कहां लिस्ट जाएगी। लेकिन अभी हाल समझ में आ रहा है? तो राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के महाभियोग में भी भाग लेते हैं। ओके? आगे लोकसभा विघटित हो जाए, लोकसभा विघटित हो जाए तो आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन राज्यसभा करती है। अब देखो जरा मजे की बात क्या होता है। इसीलिए कहते हैं कि क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये चीजें आप किताब में नहीं पढ़ सकते, पढ़ोगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। देखना जरा क्या है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, जी राष्ट्रपति हैं, जी मंत्रिमंडल है, जी मंत्रिमंडल पूरा कानाफूसी कर रहा कौन से? राष्ट्रपति से कि भैया ऐसा कर दो। जी लोकसभा है, जी राज्यसभा है। अब मंत्रिमंडल तो किसी एक पार्टी का है, या तो बीजेपी का है या कांग्रेस का है। अब इनने सोचा कि एक काम करो, अपन कह दो कौन से?
कि आपातकाल लगा दो। क्या लगा दो? तो पहले प्रथा क्या थी कि राष्ट्रपति से कहा, राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया, पता ही नहीं क्यों लगा दिया। अब नियम क्या था कि जो मंत्रिमंडल कहेगा वो राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति को पावर है कि वो आपातकाल लगा सकता है। तो जनता का बहुत नुकसान होता था। अब नियम बना कि अगर मंत्रिमंडल कहे, कौन से, तो आपातकाल अलग अलग प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के आपातकाल हम आगे बढ़ेंगे, एक राष्ट्रपति शासन, एक राष्ट्रीय आपात और एक वित्तीय आपात। तो इनकी अलग अलग डेटें भी हैं। अगर आपातकाल लग जाए तो किसी आपात को 1 महीना के अंदर, किसी आपात को 2 महीने के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। यानी आपने आपातकाल तो लगा दिया, लेकिन 2/3 से ये दोनों सदन भी हां कहें। क्या कहें? हां, कि हां सही है, परिस्थितियां खराब हैं। और अगर इनने कह दिया कि नहीं, परिस्थितियां खराब नहीं है, और 2/3 से कैंसिल कर दिया, तो आपातकाल 1 महीना बाद समाप्त। फिर हम याद दिला रहे कि आपातकाल 3 प्रकार के हैं, तीनों की डेटें, किसी की 1 महीने के अंदर अनुमोदन, किसी की 2। ये डिटेल पढ़ेंगे हम अगले अध्याय में जब आपातकाल पढ़ रहे होंगे। लेकिन इनका अनुमोदन करना इन दोनों का काम है कि आपातकाल आगे चलेगा या नहीं चलेगा। सुन रहे हो? आपातकाल की सलाह कौन देता है? मंत्रिमंडल। लगाता कौन है? लेकिन इसे फाइनली अनुमोदन कौन करता है? संसद। लेकिन कई बार ऐसा हो जाएगा कि लोकसभा की डेट खत्म हो गई, 5 साल हो गए, अब 5 साल हो गए और जे हो गए रिटायर। मान के चलो चुनाव आने वाले, अगले महीने चुनाव है, इस महीने ये खारिज हो गए, अब बीच का 1 महीना बचा है, लोकसभा है नहीं क्योंकि रिटायर हो चुकी है, और अचानक से परिस्थितियां बिगड़ गई और आपातकाल लग गया। आपातकाल लग गया तो अब क्या करें? तो अब अगर आपातकाल लग जाए तो उसका अनुमोदन अकेले राज्यसभा करेगी। कौन करेगी? नहीं आ रही बात समझ में? अभी दोनों कर रही थी, अब अकेले कौन करेगी? कोई डाउट हो तो बताओ। बहुत बारी किया है ना अभी, और इसलिए बहुत आराम से पढ़ा रहा कि आपको बात समझ में। इनको बार बार नहीं पढ़ना पड़ता, आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक बार समझ में आ गया, बात खत्म। आगे आपातकाल की उद्घोषणा। राज्यसभा के पदाधिकारी, एक होता है सभापति, एक होता है उपसभापति, एक होता है राज्यसभा का महासचिव। सबसे पहले आता है राज्यसभा का सभापति। कौन आता है? हमें आवाज नहीं आ रही है। तो सबसे पहली बात तो यह कि राज्यसभा का सभापति स्वयं में से नहीं चुना जाता। एक बात क्लियर है? हाँ या ना? कौन? उपराष्ट्रपति बिठा दिया जाता है। नहीं आ रही बात समझ? यानी इसी का सदस्य नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति का कार्यकाल और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। यानी अगर कोई पूछ ले कि भैया राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। नहीं आ रही बात? आ रही है? अब प्रश्न यह भी आता है कि बताओ भैया, अगर राज्यसभा का सभापति चाहे कि अब हमें काम नहीं करना, थक गए, हम बीमार हो गए, तो किसे इस्तीफा देगा? राष्ट्रपति। क्योंकि एक्चुअली वो है कौन? कौन? किसको इस्तीफा देगा? और जैसा ही उपराष्ट्रपति इस्तीफा देगा, राज्यसभा सभापति ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं होता। लोकसभा का सभापति अध्यक्ष राष्ट्रपति ने ना तो बनाया है, इसलिए लोकसभा का अध्यक्ष कभी हटना हो तो वो इस्तीफा देता उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देता है अध्यक्ष को। नहीं आ रही बात? नहीं आ रही बात समझे? मैडम अभी आपने मना किया,
हमारा कहने का मतलब है कि जब भी आप हाँ या ना का जवाब दो तो आपके जो बॉडी की मूवमेंट है वो सही होना चाहिए। हाँ का मतलब ये नहीं और ना का मतलब ये नहीं, हमें समझ में आना चाहिए हाँ कह रहे हैं या ना कह रहे हैं। तो लोकसभा की कंडीशन अलग है। लोकसभा की कंडीशन है कि अध्यक्ष इस्तीफा किसको देगा, उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देगा। जबकि राज्यसभा में क्या होगा, ये ये राज्यसभा है, ये सभापति है, ये राष्ट्रपति इसको देगा, लेकिन उपसभापति देगा इसको। हाँ है ना। अच्छा एक और बहुत अच्छी बात आगे आएगी, लेकिन सुन लीजिए, ये लोकसभा है, ये लोकसभा का अध्यक्ष है। अगर इन दोनों की संयुक्त बैठक लगवाई जाए, ये दोनों की संयुक्त बैठक लगाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति। किसको, अरे क्लियर है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये सदन जब इन दोनों का बॉस कौन है, इस सदन का सभा का अध्यक्ष ये है, सभा का अध्यक्ष ये, लेकिन दोनों का सदन का बॉस कौन है। यानी याद रखना, अगर कभी मीटिंग ना चल रही हो और राष्ट्रपति को लगे कि मीटिंग जरूरी है कल या परसों या 6 तारीख को या 12 तारीख को, तो राष्ट्रपति तत्काल हस्ताक्षर करके आदेश जारी, चाहे लोकसभा की मीटिंग हो चाहे राज्यसभा की मीटिंग हो। याद रखना, मीटिंग बुलाना हिंदी में कहते हैं सभा आहूत करना। आहूत करना यानी बुलाने का अधिकार कौन के पास है, चाहे लोकसभा की मीटिंग हो चाहे राज्यसभा की, राष्ट्रपति बुला सकता है। समझ में आ रही बात। अगर मीटिंग खत्म हो गई है या राष्ट्रपति को लग रहा है कि नहीं अब मीटिंग बंद कर दो, तो सत्र, अब तो जरा मीटिंग को हम कहते हैं सत्र, सेशन, क्योंकि एक दिन की मीटिंग कहलाती है मीटिंग। और अगर कोई मीटिंग लॉन्ग टाइम चले, आज कल परसों नरसों 10 दिन तक, तो ये कहलाती है सेशन। क्या कहलाती है, सत्र कहलाती है। तो सत्र बुलाने का अधिकार भी किसको है, और सत्र समाप्त करने, मीटिंग फाइनली खत्म, अब अगले बार लगेगी मीटिंग, ये अधिकार भी किसको है। अब आप पूछोगे तो सर इनका अधिकार क्या है, भाई क्यों बैठाए गए हैं। जब मीटिंग लग रही हो, जब मीटिंग लग रही हो, किसको उठाएं, किसको बोलने दें, किसको ना बोलने दें, किसको बाहर भगा दें, किसको अंदर बुला लें। हाँ या ना। ज्यादा हो हल्ला हो जाए तो मीटिंग सस्पेंड और बर्खास्त में अंतर है। सस्पेंड होता है कुछ दिनों के लिए और बर्खास्त और समाप्त होता है वो मीटिंग खत्म। तो खत्म करने का अधिकार, लेकिन अगर ज्यादा हो हल्ला हो रहा है तो हमने कहा मीटिंग खत्म 2 घंटा बाद होगी या 2 दिन बाद होगी या 3 दिन बाद होगी। समझ में आ रही बात। तो सेशन को निलंबित कर सकता है अध्यक्ष, लेकिन सेशन को समाप्त कर सकता है। काम खत्म हो गया, अब आपने कहा कि सर सेशन समाप्त करना है, आदेश जारी करेगा राष्ट्रपति कि हाँ मीटिंग का काम खत्म हो गया है। तो ये 2 बातें अंतर है। समझ में आ रही है आप या नहीं आ रही है। चलिए, सभापति, उपसभापति, राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के बीच दो। राज्यसभा ही भारतीय संसद का एकमात्र सदन है जिसका सभापति इस सदन का सदस्य नहीं होता, एक्चुअली बाहर से आता है। उपसभापति का चुनाव, उपसभापति की बात कर रहे हैं, चुनाव क्लियर है, बहुमत से कराते जिसका कार्यकाल 6। याद रखना, उपसभापति चूंकि आप ही के बीच से बना तो 6 साल, जबकि सभापति का कार्यकाल 5 साल। कोई डाउट। राज्यसभा का पीठासीन, पीठासीन का मतलब होता है मुखिया। मुखिया यानी अध्यक्ष। जैसे मान के चलिए आप सभी लोग बैठे हैं और आज की मीटिंग के अध्यक्ष हम हैं, इसका मतलब है आज के पीठासीन, पीठ आसीन हम हैं। तो हर जगह जो मुखिया होता है वो कहलाता पीठासीन। तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी राज्यसभा का सभापति कहलाता है। अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन
पदेन का मतलब होता ऑटोमेटिकली, सुन रहे हो, ऑटोमेटिक। तुम राज्यसभा का चुनाव, सॉरी उपराष्ट्रपति का चुनाव जीते तो वहां ऑटोमेटिकली बन गए राज्यसभा के अध्यक्ष। जैसे मैंने योजना आयोग पढ़ा था, यहां तुम प्रधानमंत्री बने तो योजना आयोग के अध्यक्ष बने, वो कहलाता पदेन अध्यक्ष। पदेन का मतलब होता है कि एक पद मिला दूसरा ऑटोमेटिक मिला। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? तो पदेन अध्यक्ष होता है या पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। इसे चुनने की आवश्यकता नहीं पड़े, आप उपराष्ट्रपति का चुनाव जीते वहां राज्यसभा के ऑटोमेटिकली अध्यक्ष सभापति बन गए। और ये कहां लिखा है? अनुच्छेद 89 में। कहां लिखा है? अनुच्छेद 89 में लिखा है। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? आगे बढ़ते हैं। इसलिए राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। कब? अब देखो जरा यहां से, अब क्या होगा देखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है एक, ये रहे राष्ट्रपति, ये रहे उपराष्ट्रपति, जे लोकसभा, जे राज्यसभा। अब कहा गया है कि अगर अचानक राष्ट्रपति मर जाए, मृत्यु हो जाए, या अचानक इस्तीफा दे दे कि भैया अब हमें काम नहीं कर, सुन रहे हो, तो भारत का राष्ट्रपति इसे इस्तीफा कभी नहीं देता, ये देता भारत के मुख्य न्यायाधीश को। समझ में आ रही बात? सौंप के जाता कि अब तुम भैया संभालना। अब देखें क्या होता है, यहां पर जब बात आती है कि इसने इस्तीफा दे दिया, मृत्यु प्राप्त हो गई, या राष्ट्रपति को लग रहा कि हम असमर्थ हैं, बीमार हैं, कुछ दिन के लिए बीमार हैं, असमर्थ हैं, तो वो असमर्थता का एक लेटर लिखता है और सारा भार आ जाता है उपराष्ट्रपति। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि भारत के राष्ट्रपति की असमर्थता कौन कहेगा कि वो असमर्थ है? जैसे हम और आपकी असमर्थता डॉक्टर बताता है, मेडिकल आपका चेकअप किया, बोले ये 15 दिन के लिए बेड रेस्ट पर है, अभी योग्य नहीं है, तो आपको कहां भेज दिया जाएगा। लेकिन ये बॉस है, डॉक्टर फैक्टर नहीं टिकते इसके सामने। ये भारत का बॉस है, राजा है, ये स्वयं तय करता है कि हम असमर्थ हैं कि नहीं है। नहीं आ रही बात समझ? ये स्वयं ही तय करता है कि हम फिट हैं या नहीं है, इसलिए इसका असमर्थता प्रमाण पत्र कोई और जारी नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? अगर ये खुद सोच ले कि हम 15 दिन की बीमार हैं, असमर्थ हैं, अब तुम कहोगे सर ये छुट्टी का ही नहीं ले लेते, तो भारत के राजा को छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं, ये राजा है। जैसे जब तक ये भारत की सीमा में है, ड्यूटी पर है, का छुट्टी लेना। अब ये दमोह का कलेक्टर जब तक दमोह की सीमा के अंदर है, भले ऑफिस में नहीं है, लेकिन है तो ड्यूटी पर, वो छुट्टी पर कब माना जाएगा? जब दमोह की सीमा से बाहर। तो इनके लिए अवकाश की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे ही इसमें मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दे, असमर्थ हो जाए, तो भार किन पर आ जाएगा? अभी तक ये क्या थे? सभापति थे। अब ये सभापति का काम नहीं संभालेंगे, जब तक राष्ट्रपति का चार्ज ले लेंगे तो ये सभापति का कार्य नहीं संभालेंगे, क्योंकि संविधान कहता है कि भारत का राष्ट्रपति सभापति नहीं होगा। और आपने चार्ज का ले लिया भारत के राष्ट्रपति, सुन रहे हो? अब इन्हें तनख्वाहें मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी, सब मिलेगा कायका? राष्ट्रपति का। लेकिन ऐसा ज्यादा से ज्यादा होगा 6 महीना। कितने महीने? 6 महीने के अंदर चुनाव करा ही लेना होगा, और यहां आ जाएगा एक दूसरा आदमी, और फिर ये वापस कहां चले जाएंगे?
समझ में आ गई बात कि नहीं आ रही है? पक्का? यानी भारत का उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के लिए भारत के राष्ट्रपति का कार्य संभाल सकता है। कोई डाउट? हाँ जी। उपसभापति, उपसभापति का के लिए चुना आपने? इमरजेंसी के लिए। और सुन लो, मान के चलो उपसभापति भी लफड़े में आ जाए, बीमार हो जाए, मृत्यु उसी दिन आए और मृत्यु हो जाए, तो एक पैनल बना के रखी जाती है, एक पैनल बना के रखी जाती है, पहले से एक लिस्ट बनाकर रखी जाती है 10 लोगों की, कि इनमें से कोई भी आदमी अध्यक्षता करेगा, ये करेगा, ये नहीं है तो ये करेगा, ये नहीं है तो ये करेगा, ये नहीं है तो ये करेगा। ऐसी कहा लगा के रखी जाती है लोकसभा के अध्यक्ष नहीं आए तो उपाध्यक्ष, वे भी नहीं आए तो फिर इन 10 में से कोई और। अच्छा, ये लिस्ट बनाता कौन है? राष्ट्रपति। ये लिस्ट बनाता है राष्ट्रपति। तो आंसर क्या मिलता है? आंसर ये मिलता है, प्रश्न ये मिलता है, ये लिस्ट बनाई कौन ने? राष्ट्रपति ने। तो प्रश्न आता है कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष बीमार पड़ जाए या ना आए सदन में, तो अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष। अब अध्यक्ष भी नहीं आया, उपाध्यक्ष भी नहीं आया, तो अब अध्यक्षता कौन करेगा? अब अध्यक्षता करेगा राष्ट्रपति द्वारा नामित, राष्ट्रपति द्वारा नामित। अब राष्ट्रपति के पास इतना टाइम नहीं कि तुम अचानक पहुंच जाओ, साहब आए नहीं है, क्या करें? सुन ने बोल दिया हम लिस्ट पहले से बना चुके हैं, उसमें से कोई एक सबसे सीनियर आदमी को उठा लो, बेबी ना है सेकंड सीनियर को उठा लो, बेबी ना है थर्ड सीनियर को उठा लो। समझ में आ रही बात? ऐसे ही कहा होता है। एक और मजेदार बात, अगर ये दोनों संयुक्त अधिवेशन में बैठे, अब दोनों एक ही कमरा में बैठ गए, अब एक दिक्कत, अब अध्यक्ष कौन बने? भाई जे इनके अध्यक्ष अलग हैं और इनके अध्यक्ष अलग हैं। अब दो ही एक कमरा में बैठ गए, अब अध्यक्षता कौन करे संयुक्त अधिवेशन की? तो जवाब आता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अब मीटिंग बैठी, संयुक्त बैठी, लेकिन जिस दिन संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन माने मीटिंग, संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन यानी मीटिंग, संयुक्त मीटिंग बैठी, उसी दिन अध्यक्ष नहीं आए, अध्यक्ष नहीं आए। अब कौन अध्यक्षता करे? लोकसभा का उपाध्यक्ष। अब मान लो अध्यक्ष भी नहीं आए, उपाध्यक्ष भी नहीं आए, अब कौन करे? इनकी पैनल में से। नहीं आ रही बात समझ? अब तुम कहोगे साहब जी इनमें से कभी अध्यक्षता नहीं होगी संयुक्त अधिवेशन, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा जनता का सदन करेगा। कौन करेगा? आगे बात सुनने, जो आपका संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं करेगा। और कोई डाउट पूछ लीजिए, बताएं। हालांकि हम आपको एक एक चीज ऐसी लेकर चलना है कि कहीं डाउट आने की कोई संभावना नहीं, एक एक चीज क्लियर करा रहे हैं। आपके भले 6-7 दिन और लग जाएं, हालांकि लगना 4-5 दिन चाहिए, लेकिन भले थोड़ा टाइम और लग जाए, लेकिन डिटेल में पढ़ना, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। आगे उपराष्ट्रपति में कार्यकर्ता हो गया, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति का कार्यकाल, सभापति का कार्यकाल 5 साल, उपसभापति का कार्यकाल चलो 5 साल होता है, उपसभापति 6 साल होता है। सभापति के, राज्यसभा के सभापति के अधिकार, सभापति कौन है? पीठासीन होने के कारण राज्यसभा सभापति में लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार के समान है, यानी वो मीटिंग का बॉस है, किसको बोलने देना है, किसको नहीं बोलने देना है, कितनी देर बोलने देना है, किसे बाहर भगाना है, किसे अंदर बुलाना है, सारा कंट्रोल किसका है? सभापति का है। लेकिन सभापति उस मीटिंग का मेंबर नहीं, एक कमी है। यानी अगर किसी मुद्दे पर बात उठी
और वोटिंग हुई तो वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि तुम्हारे बीच का सदस्य नहीं, क्योंकि वोट तो वही डालेगा जो सदस्य है, जो सदस्य है। समझ में आ रही बात? कुछ मामलों में अंतर है, जैसे कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष, ये राज्यसभा के पास नहीं है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी भी उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा सदन का कोई सदस्य नहीं कर सकता। नहीं बताया हमने? सभापति के हटाने का प्रावधान। अब कोई कहे कि ये आप राज्यसभा हो, हम आपके सभापति हैं, आपको हमें हटाना है, तो इसका प्रावधान संविधान में नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि सभापति के बनाने का प्रावधान नहीं है। बनाने का प्रावधान काय का है? उपराष्ट्रपति के बनाने का प्रावधान है। और जो उपराष्ट्रपति के बनाने का प्रावधान है, तो मिटाने का प्रावधान भी उपराष्ट्रपति का है। नहीं आ रही बात? सुनने आ रही है? अब उपराष्ट्रपति को बनाते दोनों हैं, लोकसभा और राज्य, तो मिटाते भी दोनों हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यानी अकेली राज्यसभा अपने सभापति को नहीं हटा सकती, लेकिन लोकसभा अपने ही सभापति को हटा सकती है। यानी लोकसभा अध्यक्ष को अकेले, क्यों? क्योंकि उसी का सदस्य है, और लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा ने ही बनाया है, तो वो अपने अध्यक्ष को 2/3 बहुमत से हटा सकती है, लेकिन राज्यसभा के सभापति को राज्यसभा नहीं हटा सकती। उसके लिए दोनों सदन चाहिए। कोई डाउट आ रहा हो मन में तो बताओ। राज्य के सभापति को हटाने का प्रावधान नहीं, परंतु उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए तो राज्यसभा सभापति पद से हटाया जा सकता है। सभापति को हटाने की प्रक्रिया केवल उपराष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया है, जब उपराष्ट्रपति को सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है, लोकसभा और इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं। इसकी सूचना उपसभापति के 14 दिन पहले देना आवश्यक है। जब सभापति और सभापति को हटाया जा रहा हो, तब उन्हें कार्यवाही में भाग लेने, बोलने, मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, यानी अपना पक्ष रखने का अधिकार प्राप्त है, परंतु उस समय वे पीठासीन नहीं हो सकते। यानी तुम्हें को हटाया जा सकता है, उस दिन तुम मीटिंग के मुखिया नहीं बनोगे, बैठोगे, अपना जवाब रखोगे, बोलोगे, कहोगे कि हम निर्दोष हैं, सब कह सकते हो तुम, लेकिन तुम उस दिन मुखिया की कुर्सी पर नहीं बैठो। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं बैठेंगे? अरे हो सकता तुम विरोधियों को बोलने का मौका ही ना दो, क्या तो बैठ जाओ, और जो तुम्हारे पक्ष के लोग उनसे कहो बोलो, क्योंकि तुम्हारे पास अधिकार है, किसको तुम बिठा सकते हो, किसको तुम उठा सकते हो। इसलिए उस दिन आप पीठासीन नहीं होंगे। ठीक है। त्याग पत्र। सभापति किसको त्याग पत्र देगा? सभापति अपना त्याग पत्र, उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को। ठीक है। उपसभापतियों की पैनल, फिर वही बात, राज्यसभा सभापतियों के 6 सदस्यों की पैनल तैयार करता है। मैक्सिमम 10 लोग होते हैं, बेसिकली 6 होते हैं। सभापति उपसभापति की उपस्थिति में इस पैनल का कोई भी सदस्य संचालन करता है, परंतु सभापतियों और सभापति में से कोई भी पद रिक्त होने पर इस पैनल का सदस्य अध्यक्षता नहीं कर सकता। मतलब ये है कि अगर अध्यक्ष है तो आया नहीं है, उपाध्यक्ष है तो सॉरी सभापति है आया नहीं है, उपसभापति है आया नहीं है, तो लिस्ट में से आप अध्यक्षता करोगे। लेकिन अगर अध्यक्ष सभापति ने इस्तीफा दे दिया है, क्या, तो उपसभापति अध्यक्षता करेगा। लेकिन ऐसा कोई पद रिक्त होने पर उस पैनल के सदस्यों में से अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, जल्दी से चुनाव कराए जाएंगे और वो पद भरा जाएगा और अध्यक्षता करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अगर इस्तीफा दे के चले गए तो पैनल में से तुम परमानेंट अध्यक्ष बना दो। पैनल में से परमानेंट अध्यक्ष नहीं बन, वो काम चलाऊ है। समझ में आ रही बात?
चलो, सभापति महासचिव, महासचिव का मतलब होता है जितने कर्मचारी लगे हैं उनका बॉस। राज्यसभा का सचिवालय का प्रमुख होता है। यह सभापति को सहायता एवं परामर्श प्रदान करता है। यह एक स्थायी अधिकारी, ये सरकारी अधिकारी, जैसे तुम्हारे ग्राम पंचायत में होते ना, ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव लड़के आता है, सचिव सरकारी नौकरी है। सचिव क्या है? ऐसे महासचिव, सभापति जो है वो तो चुनकर आया है, भले उपराष्ट्रपति चुनकर आया है, लेकिन जो महासचिव उसका अधिकारी है वो सरकारी है। तो वो सारा का सारा, जैसे सरपंच को सलाह देना, काम करना, कौन का काम है? सचिव का। कौन का? ऐसे इनका काम है। चलिए, अब एक बार जल्दी से राज्यसभा के बारे में A to Z एक एक लाइन से अभी पढ़ो आप, जहां से शुरुआत करी हमने। मैडम आप बाजू वाले की में देख लो, आप पढ़ो जहां से शुरुआत करी। और कहीं डाउट आने पर तत्काल हमसे संपर्क करें आप, और एक एक लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। करो। बेटा एक एक लाइन से पढ़ना। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज, एक एक शब्द का मतलब है आपकी जिंदगी में, और यदि लापरवाही कर रहे हैं तो मैटर अलग है। बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़िए आप। आपको पढ़ने का मौका इसलिए दिया जाता है ताकि आप जो चीज हमने पढ़ाई उसे डाइजेस्ट कर सके आप, और अगर कहीं से कोई डाउट आता है कि सर इसका मीनिंग क्या है, तो आप हमसे पूछ सकें। पूछना किसी को कुछ बताएं, पूछना है? चलिए, जब भी क्वेश्चन मन में आ जाता पूछ लेना। सर आपने बताया कि राज्यसभा के सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, ठीक है। और आपने ये बताया कि राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो अगर इन केस जो
सभा उपसभापति है वो उन सदस्यों में से है, वो इन 2 साल में रिटायर नहीं नहीं, उन सदस्यों में से नहीं होगा। आपने बहुत अच्छा, 1 मिनट हम, ठीक, 2 मिनट फोन रखने निकले।
एक मिनट आ रहे हैं। हाँ भैया बताओ कौन ने क्या पूछा था यार, जरा भूल गए हम। बोलो। हाँ बोलो। ये पूछ रहा था अगर आपने बताया था कि 2 साल में इसकी सनद। ओके ओके, याद आ गया मुझे। ठीक, भैया का कहना ये है, देखिए डाउट कहां क्रिएट हो गया। यादव जी का पूछना ये है कि आपने कहा सर कि 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, है ना? तो ऐसा ना हो कि जो भर्ती हुआ है वो 2 साल में रिटायर हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, ये 3 ग्रुप होते हैं, 1 तिहाई, 1 तिहाई, 1 तिहाई। जब ये ग्रुप आता है 1 तिहाई, तो ये पूरे 6 साल के लिए आता है। कितने साल के लिए? अब ये भर्ती हुआ, इसके 6 साल, अगले 2 साल बाद 6 साल, अगले 2 साल बाद 6 साल, यानी हर एक की भर्ती में 2 साल का अंतर है, तो हर एक की रिटायरमेंट में भी 2 साल का अंतर है। जब इनके 6 साल हो जाएंगे तो ये रिटायर हो जाएंगे, ये चुन लिए जाएंगे। अब 2 साल बाद इनका रिटायर का नंबर आ जाएगा, ये रिटायर हो जाएंगे, चले जाएंगे, इनकी जगह दूसरे आ जाएंगे, फिर अगले 2 साल बाद इनका नंबर हो जाएगा। तो ये 6 साल में 2 साल 2 साल 2 साल का अंतर लगा रहेगा। लेकिन आप रिटायर तभी होंगे जब आपके कंप्लीट 6 साल हो जाएंगे। आपका डाउट ये था कि सर ये भर्ती हुए और पता चला नहीं का नंबर रिटायर का आ गया, तो ऐसा नहीं होता। जब आपके 6 साल हो जाएंगे तब नंबर आएगा आपका। हाँ बोलो, और कोई डाउट पूछा करो यार, बताओ कोई डाउट हो जल्दी बताओ। जल्दी रीडिंग करो पूरी। अच्छा, क्या हम ये मान लें कि राज्यसभा आपको कंप्लीटली समझ में आ गई है? कल हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, आज हम थोड़ा कम पढ़ा रहे क्योंकि स्टूडेंट पूरे नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सुन लीजिए सारे लोग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और विधेयकों की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बारीक अंतर है। ध्यान से सुन लोगे हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, नहीं सुनोगे किताब पढ़ते रह जाओगे, कभी समझ में नहीं आएगा। अब एक बात सुनो सारे स्टूडेंट, बरसात आ चुकी है, लगभग लगभग हर दिन ये प्रॉब्लम रहना है कि आपको पानी गिरते मिलेगा। आप छाता ले लीजिए, बरसाती ले लीजिए, रेनकोट ले लीजिए, जैसा आपको जो व्यवस्था बनाना है वो बनाइए। आपकी क्लासेस बंक नहीं होना चाहिए, याद रखना, नहीं तो इसका असर आपके सिलेक्शन पर पड़ेगा। और ध्यान रखना माहौल बहुत खराब आ चुका है। अगर आप 2022 और 2023 में अगर आप भर्ती हो गए तो ठीक है, नहीं तो आप सपने ही देखते रह जाओगे, आपको सरकारी भर्तियां नहीं मिलेंगी। आप हमारी बात सुन रहे हो? इसलिए चाहे बरसाती ले, चाहे रेनकोट ले, चाहे छाता ले, चाहे जैसे भी हो, क्लास बंक नहीं होना चाहिए। ओके? तो आज हमने भले कोऑपरेट कर लिया कि आधा घंटा क्लास लेट ले ली, आज कम पढ़ा दिया, लोकसभा के बारे में आज हमने चर्चा नहीं करी, लेकिन कल से हम ये कोऑपरेट नहीं करेंगे। जैसी क्लास आपकी 2.5 घंटे 3 घंटे लगती है वैसी क्लास रहेगी, चाहे आपका नुकसान हो तो आप जाने। हमने आपसे पहले कहा था, जब गर्मी चल रही थी तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, बाद में ठंड आएगी, बहुत ठंड आ जाएगी। कोई मौसम इतना लजीज नहीं है कि आपके अनुरूप हो। अगर आप मेहनती हैं तो आपको डटे रहना होगा, ठंड में भी, गर्मी में भी, बरसात में भी। ओके? हमारी मुलाकात कल होगी। तो कल से हम लोग को करेक्ट 7 बजे, 7:15 बजे, 7:15 पर आपका लेक्चर शुरू कर देंगे हम।
और सुनो सुनो ध्यान से, कल का लेक्चर कोई गोल नहीं करना, कल लोकसभा के बारे में, और लोकसभा के बाद तुरंत विधेयक आएंगे। विधेयक कई प्रकार के होते हैं और विधेयकों की कंडीशन क्या बनेगी, किसी की 14 दिन, किसी की 6 महीने। सुन रहे हो? इसलिए कल की क्लास अगर आपने गोल करी तो आप बहुत नुकसान में पहुंच जाएंगे आप। ठीक।